दोस्तों टैक्सेबल इनकम 7.5 लाख क्रॉस होते होते काफ़ी लोगों पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आना चालू हो जाती हैं और इसलिए ये इनकम अब कम लगने लगती है, क्योंकि इनकम टैक्स सेविंग के अलावा लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ भी पिक्चर में आने लगती हैं और फिर यहीं से चालू हो जाता है टारगेट बेस्ड इन्वेस्टमेंट। पर दोस्तों इनकम टैक्स बचाना इन एनी केस एक प्रायोरिटी होती ही है, इसलिए इस समय ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम इनकम टैक्स सेविंग और अपने लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स के बीच में एक बैलेंस स्ट्राइक करें, क्योंकि दोस्तों दोनों ही अपनी अपनी जगह ज़रूरी होते हैं। पर दोस्तों जब खर्च बढ़ता जाता है तो फिर पैसा इतना बचता नहीं है कि हम दोनों के साथ पूरा पूरा न्याय कर पाएँ। इसलिए कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करना एक कंपल्शन जैसा बन जाता है। अब दोस्तों ये कंप्रोमाइज़ पूरी तरह से ख़त्म तो नहीं किया जा सकता है, परंतु थोड़ी सी कोशिश से, एक डिटेल्ड प्लानिंग से इसको कम जरूर किया जा सकता है, जिससे कि कंप्रोमाइज़ कैसा भी हो, कितना भी हो, आपका फोकस केवल और केवल इनकम टैक्स पे ना हो के आपके लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स, लॉन्ग टर्म्स लाइबिलिटीज़ के ऊपर में भी रहे, जिससे कि आपकी फ्यूचर प्लानिंग अफेक्टेड ना हो। तो दोस्तों इसी कड़ी में आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 7.5 लाख रुपए से ऊपर है, यानी कि आप किसी भी टैक्स ब्रैकेट में हो, 10%, 15%, 20%, 25% या इवन 30% के ब्रैकेट में भी हो, तो आपकी इनकम टैक्स की प्लानिंग किस तरह से होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनीष वर्मा। आपका पैसा आपका प्लान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इनकम चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, अपने प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ सामंजस्य बिठाना हर किसी की एक प्राथमिकता होती ही है और इसलिए जहां एक तरफ आदमी हमेशा ये कोशिश करता है कि उसके अपने इनकम टैक्स को जितना कम कर सके उतना कम करे, और दूसरी तरफ वो ये भी कोशिश करता है कि जैसे भी हो सके अपने फ्यूचर के जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फ्यूचर के जो भी कमिटमेंट्स हैं, उनके लिए भी वो उसी तरह से सेव करे, जिससे कि उसकी प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों ही सिचुएशंस विन विन हो सकें। पर दोस्तों फिर भी कई बार ऐसा हो जाता है कि आदमी अपने प्रेजेंट के ऊपर में ज़्यादा फोकस रह जाता है और उस चक्कर में उसके फ्यूचर के जो कमिटमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं। इसलिए दोस्तों इनकम टैक्स प्लानिंग अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, जो कि ना केवल प्रेजेंट बल्कि फ्यूचर को भी इम्पैक्ट करता है। तो आइए दोस्तों इस एस्पेक्ट को थोड़ा हम और डिटेल में डिस्कस करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं दोनों ही सिस्टम में टैक्स रेट में काफ़ी फर्क है। ओल्ड सिस्टम में स्लैब्स कम थे, परंतु न्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस करके नंबर ऑफ स्लैब्स काफ़ी बढ़ा दिए गए हैं। परंतु दोनों ही सिस्टम्स के अपने अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। जैसे कि अगर न्यू सिस्टम में अगर टैक्सेशन के रेट्स कम हैं तो उसमें टैक्स रिबेट हासिल करने के लिए ऑप्शंस भी कम हैं। इसलिए अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है तो न्यू टैक्स सिस्टम एक ऑब्वियस चॉइस हो जाती है। वहीं ओल्ड सिस्टम में हालांकि टैक्सेशन के रेट्स ज़्यादा दिखते हैं, परंतु इसमें टैक्स रिबेट हासिल करने के लिए ऑप्शंस भी बहुत हैं और इनमें से कई तो ऐसे हैं जिन्हें हम अदरवाइज भी अडॉप्ट करते हैं। इवन हमारे कई एक्सपेंडिचर भी इसमें रिबेट के लिए क्वालिफाई करते हैं। इसलिए दोस्तों टैक्स प्लानिंग का पहला स्टेप यानी कि सिलेक्शन ऑफ न्यू वर्सेस ओल्ड सिस्टम केवल टैक्सेशन के रेट्स को देखकर नहीं लेना चाहिए, बल्कि थॉरो एनालिसिस के बाद ही लेना चाहिए। अब अगर आपने न्यू टैक्स सिस्टम सिलेक्ट किया है तो टैक्स बचाने के लिए आपको अलग से इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं रह जाती है। तब आपका पूरा फोकस अपने फाइनेंशियल टारगेट्स को पूरा करने पर हो जाता है। परंतु अगर आप ओल्ड सिस्टम को सिलेक्ट करते हैं तो आपके दो ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं। पहला तो टैक्स सेव करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स करना और दूसरा अपने फाइनेंशियल टारगेट्स के लिए भी इन्वेस्टमेंट्स करना। इसलिए दोस्तों आपकी पहली कोशिश यही होती है कि आप इस तरह के इन्वेस्टमेंट सिलेक्ट करें जो कि दोनों काम कर सकें। अब इन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को सिलेक्ट करते समय हमें दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला तो डायनेमिक सिनेरियो ऑफ टैक्सेशन, यानी आज जिन इन्वेस्टमेंट्स में टैक्स रिबेट मिली हुई है हो सकता है भविष्य में वो विड्रॉ हो जाए और हमारे उस इन्वेस्टमेंट से मिलने वाले फायदे हमारे एक्सपेक्टेशन से नीचे चले जाएं। जैसे अगर आपने होम लोन केवल टैक्स रिबेट के एंगल से लिया हो या पीपीएफ इन्वेस्टमेंट्स केवल टैक्स के
छूट के इरादे से लिया हो तो इनसे टैक्स रिबेट के फायदे निकल जाने के बाद आपके लिए कितने अट्रैक्टिव रह जाएंगे, इस एस्पेक्ट को भी एनालाइज करना जरूरी होता है। इसी से रिलेटेड दूसरा एस्पेक्ट भी होता है कि मैच्योरिटी पर मिलने वाले रिटर्न की टैक्सेबिलिटी, क्योंकि हो सकता है आज जो रिटर्न्स टैक्सेबल नहीं हैं फ्यूचर में वो टैक्सेबल हो जाए, तो दोस्तों आपको जो रियल गेन होगा वो भी इससे अफेक्टेड हो जाएगा। तो आपके इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का सिलेक्शन इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके ही होना चाहिए। दूसरा एस्पेक्ट होता है लिक्विडिटी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, इसलिए अपने इन्वेस्टमेंट का मेजर कंपोनेंट इलिक्विड ऑप्शंस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जब तक कि इमरजेंसी हैंडलिंग के लिए एक बहुत बड़ा इमरजेंसी फंड ना हो। इसलिए इस एस्पेक्ट को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अब इन एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखकर अगर अवेलेबल ऑप्शंस पर एक नज़र डालें तो एटीसी तो काफ़ी हद तक बिना ज़्यादा एफर्ट के ही एग्जॉस्ट हो जाता है, क्योंकि पीएफ कंट्रीब्यूशन एक बड़ा परसेंटेज कवर कर लेता है। फिर अधिकतर लोग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी लिए हुए होते हैं तो उसका प्रीमियम भी एटीसी में क्वालिफाई करता है। बहुत सारे लोग करियर के शुरुआत के सालों में ही पीपीएफ अकाउंट चालू कर देते हैं, इसलिए कुछ कंट्रीब्यूशन पीपीएफ में भी जाता है और थोड़ा बहुत अगर डेल्टा रह भी जाता है तो उसको टुवर्ड्स फाइनेंशियल एंड ईएलएसएस कवर कर लेता है। इस तरह से एटीसी कवर करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगते हैं। दुविधा की स्थिति तो तब होती है जब हम फर्दर टैक्स बचाने के लिए एटीसी के बियॉन्ड देखना शुरू करते हैं। इन ऑप्शंस को सिलेक्ट करने में हमें केयर लेना चाहिए क्योंकि ये ऑप्शंस काफ़ी हद तक हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग से भी रिलेटेड होते हैं। हमको कोई भी ऑप्शन जस्ट फॉर द सेक ऑफ टैक्स सेविंग नहीं लेना चाहिए, बल्कि अपनी ज़रूरत देखना चाहिए। जैसे कि मेडिकल इंश्योरेंस ये ज़रूरी है, परंतु अगर कॉर्पोरेट इंश्योरेंस ऑलरेडी है तो इसको छोड़ा जा सकता है। होम लोन, अगर आपका रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का ऑलरेडी पार्ट है तो इसको अडॉप्ट करें। जस्ट फॉर द सेक ऑफ टैक्स सेविंग इसे अडॉप्ट ना करें। इसी तरह एजुकेशन लोन आपकी ज़रूरत के हिसाब से ही लेना चाहिए। जहाँ तक एनपीएस, पेंशन फंड्स या अन्य इस तरह के लॉन्ग टर्म ऑप्शंस को अडॉप्ट करने का सवाल है तो ये आपकी ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए, तभी इनको अडॉप्ट करें। आइसोलेशन में प्लान ना करें, क्योंकि आइसोलेशन में प्लान करने से आपको दोनों जगह में इन्वेस्टमेंट का लोड आ जाता है। एक तो आपको टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्टमेंट करना, दूसरा आपको अपने फ्यूचर फाइनेंशियल टारगेट्स पूरा करने के लिए भी इन्वेस्टमेंट करना। तो दोस्तों, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है लाइबिलिटीज़ का एहसास वैसे वैसे बढ़ता जाता है और इसलिए हर व्यक्ति अपने फ्यूचर कमिटमेंट्स के लिए, फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते रहना चाहता है। परंतु क्योंकि इनकम टैक्स बचाना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है तो वो इनकम टैक्स सेविंग के ऑप्शंस से अपनी फ्यूचर प्लानिंग करने की कोशिश करता है और फिर ऑटोमेटिकली एक कंप्रोमाइज़ जैसा हो जाता है। परंतु दोस्तों, फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स के साथ में कंप्रोमाइज़ करना भविष्य में भारी पड़ सकता है, इसलिए दोनों में बैलेंसिंग होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और दोस्तों, ये तभी संभव हो पाता है जब हम टैक्स प्लानिंग को ओवरऑल प्लानिंग का एक पार्ट बना के रखें, जिससे कि टैक्सेशन में होने वाले चेंजेस का असर हमारी फ्यूचर प्लानिंग, ओवरऑल प्लानिंग के ऊपर में ना पड़े। इनफैक्ट दोस्तों, जैसे जैसे हम हायर टैक्स ब्रैकेट में मूव करते जाते हैं टैक्सेबिलिटी बढ़ती जाती है और उसको काउंटर करने के लिए हम हर तरह के विकल्प को एक्सप्लोर करते हैं जिससे कि हम अपने इनकम टैक्स को कम कर सकें। पर इस तरह के विकल्प को अगर हम बिना थॉरो एनालिसिस के अडॉप्ट कर लेते हैं तो उन ऑप्शन से हमारे फ्यूचर गोल्स किस हद तक एड्रेस हो पाएंगे, ये एक क्वेश्चन मार्क तो रहता ही है। क्योंकि इस प्रोसेस में हम शॉर्ट टर्म गेन के चक्कर में कई बार लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के साथ में कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं और दोस्तों, जब तक इसका रियलाइजेशन होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए दोस्तों, टैक्स प्लानिंग को कभी भी आइसोलेशन में नहीं लेना चाहिए, बल्कि इट शुड ऑलवेज बी इंटीग्रेटेड विद द ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग, जिससे कि हम प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को टेक केयर कर सकें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा हमारा आज का डिस्कशन? अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए और अगर पसंद आया है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, जिससे कि इस तरह के इन टॉपिक्स पे होने वाले सारे डिस्कशंस में आप भी सम्मिलित हो सकें। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक पे, नए डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।